नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम उपापचय परिपथ के अंतर्गत पेंटोस फॉस्फेट परिपथ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पेंटोस फॉस्फेट परिपथ, इसे प्रत्यक्ष उपापचय परिपथ भी कहते हैं। सामान्यतः जो ऑक्सीशोषण की बात होती है, तब हम ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रिब्स चक्र के बारे में समझते हैं और सामान्य परिपथ की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो हम ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रिब्स चक्र के बारे में ही समझते हैं। परंतु कुछ सजीवों में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का एक अन्य वैकल्पिक परिपथ भी खोजा गया है और इस वैकल्पिक परिपथ को पेंटोस फॉस्फेट परिपथ के नाम से जाना जाता है। इस परिपथ को सबसे पहले वारबर्ग तथा डिकिंस द्वारा 1935 में खोजा गया तथा इस परिपथ का विस्तृत अध्ययन है जो रेकर के द्वारा 1954 में किया गया। यह परिपथ है जो कोशिका द्रव्य के अंतर्गत संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र तथा पेंटोस फॉस्फेट जो परिपथ है, इसके मध्य जो संपर्क सेतु के रूप में ग्लिसरीडाइड फॉस्फेट अणु कार्य करता है। अब हम पेंटोस फॉस्फेट परिपथ का आरेखीय चित्र देखते हैं, जिसके अंतर्गत हमें पेंटोस फॉस्फेट परिपथ के विभिन्न स्टेप्स की प्रक्रिया देखने को मिलती है। अब इस पेंटोस फॉस्फेट परिपथ की समस्त विक्रियाओं को हम है जो चरणबद्ध ढंग से विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पेंटोस फॉस्फेट परिपथ के अंतर्गत सबसे पहले ग्लूकोज का फॉस्फोरिलीकरण होता है एक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है। इस फॉस्फोरिलेशन प्रक्रिया में एटीपी प्रयुक्त होती है। तत्पश्चात ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ में एनएडीपी के संयोजन से 6 फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल की प्राप्ति होती है और यह विक्रिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अगले चरण के अंतर्गत हम देखते हैं कि फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलीकरण होता है, जिससे 5 कार्बन युक्त यौगिक रिबुलोज 5 फॉस्फेट का निर्माण होता है तथा एनएडीपी का NADPH2 में अपचयन होता है और यह विक्रिया फॉस्फोग्लूकोनिक अम्ल डिहाइड्रोजनेज द्वारा उत्प्रेरित होती है। रिबुलोज 5 फॉस्फेट की कुछ मात्रा का समावेशीकरण राइबोज 5 फॉस्फेट में हो जाता है। यह विक्रिया फॉस्फोराइबोआइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है और जो रिबुलोज की 6 मात्रा जो होती है रिबुलोज 5 फॉस्फेट एपिमरेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 5 कार्बन युक्त 2 शर्कराएं अर्थात जाइलुलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट थियामिन पायरोफॉस्फेट प्लस मैग्नीशियम की उपस्थिति में एक 7 कार्बन शर्करा सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट और एक 3 कार्बन शर्करा 3 फॉस्फोग्लिसराइड में परिवर्तित हो जाती है। यह सिडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट तथा
3 फॉस्फोग्लिसराइड शर्कराएं ट्रांस एल्डोलेज नामक एंजाइम तथा टीपीपी की उपस्थिति में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट व इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट का संश्लेषण करती है। ट्रांसकीटोलेज एंजाइम की उपस्थिति में जाइलुलोज 5 फॉस्फेट व इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट अभिक्रिया कर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तथा 3 फॉस्फोग्लिसराइड का निर्माण करती है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है और इससे पूर्व की जो विक्रिया जिसके अंतर्गत 3 फॉस्फोग्लिसराइड का निर्माण हुआ है, यह 3 फॉस्फोग्लिसराइड पुनः इस हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ में प्रयुक्त कर लिया जाता है अथवा इसका पायरुविक अम्ल में परिवर्तन हो सकता है। तो इस अगर संपूर्ण विक्रिया को हम देखना चाहे तो इसमें 6 अणु ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के प्रयुक्त होते हैं, साथ साथ 12 अणु NADP के और 6 अणु जल के, और हमें 5 अणु फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की प्राप्त होती है। वहीं 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड व 12 अणु NADPH2 के प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ के हेक्सोज शर्करा के एक अणु के विकार्बोक्सिलीकरण के फलस्वरूप CO2 का अणु विमुक्त होता है तथा NADP के 2 अणु NADPH में अपचित होते हैं। क्योंकि इस परिपथ में एक चक्र में केवल एक कार्बन का विकार्बोक्सिलीकरण होता है, इसलिए ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण 6 चक्रों के पश्चात होगा, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अर्थात यदि परिपथ में 6 ग्लूकोज अणु भाग लेते हैं तो एक चक्र में एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज के अणु के 6 कार्बन परमाणु के विकार्बोक्सिलीकरण से हमें जो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा 12 अणु NADPH की प्राप्ति होगी। अब है कि श्वसन प्रक्रिया को आप देखते वापस एक बार पुनः। तो इस प्रकार से जो NADPH2 अणु जो निर्मित हुए हैं, ये अणु श्वसन श्रृंखला में अर्थात ETS सिस्टम के अंतर्गत ऑक्सीकृत होने पर एक NADPH2 अणु से 3 ATP अणु की प्राप्त होती है। इस प्रकार एक ग्लूकोज अणु के ऑक्सीजन से प्राप्त टोटल जो अणु हैं वो कितने हैं? 12 NADPH2 अणु प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर के हमें इन 12 NADPH2 अणु से ETS सिस्टम के अंतर्गत टोटल 36 ATP अणुओं की प्राप्ति होगी। इसके विपरीत ATP के एक अणु का उपभोग ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन में फर्स्ट स्टेप के अंतर्गत हुआ था। अतः इस परिपथ में ATP की जो शुद्ध प्राप्ति है वो हमें 35 ATP होती है, जबकि क्रेब्स चक्र के अंतर्गत हमें 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। इसलिए ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से हम बात करें तो ये परिपथ लगभग है जो सामान्य क्रेब्स चक्र के सामान्य परिपथ के लगभग समकक्ष ही होता है। पादप कोशिकाओं के अंतर्गत बात करें तो मोनोफॉस्फेट तथा सामान्य परिपथ दोनों ही सक्रिय होते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि युवा और विकासशील ऊतकों में सामान्य परिपथ अधिक सक्रिय होता है, जबकि परिपक्व ऊतकों में हेक्सोज मोनोफॉस्फेट परिपथ अधिक सक्रिय होता है। अब श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, उन कारकों के अंतर्गत सबसे पहले है आंतरिक कारक। आंतरिक कारकों के अंतर्गत बात करते हैं तो उसके अंतर्गत है श्वसन दर।
श्वसन दर की हम बात करते हैं तो देखते हैं कि पादप अंगों की जो वृद्धि होती है, वृद्धि के दौरान श्वसन दर में क्रमशः वृद्धि होती है। युवा एवं वृद्धिशील कोशिकाओं के अंतर्गत श्वसन दर अधिक होती है, जबकि परिपक्व कोशिकाओं में श्वसन दर धीमी होती है। पादप अंगों की वृद्धि के दौरान श्वसन दर में क्रमशः वृद्धि होती है, जो अंगों की परिपक्वन तक बढ़ती रहती है। इसके पश्चात जब परिपक्वन हो जाता है, श्वसन दर में हमें निरंतर कमी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप इस ग्राफ में देखोगे, इसके अंतर्गत लीफ डेवलपमेंट की ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लीफ, श्वसन दर में वृद्धि हो रही है, और लीफ जब मैच्योर हो जाती है तो श्वसन दर के अंतर्गत आपको गिरावट देखने को मिलती है। वहीं फल परिपक्वन के समय श्वसन दर है जो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है क्रियाधार सांद्रता। उत्तकों या कोशिकाओं में उपलब्ध शोषणीय पदार्थों की मात्रा श्वसन दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। शोषणाधारों की उपलब्ध मात्रा तब श्वसन दर में रेखीय संबंध होता है। प्रकाशमान पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के कारण श्वसन दर तीव्र होती है। इसके विपरीत लंबे समय तक अंधेरे में रखे गए पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषित उत्पादों की कम उपलब्धता के कारण श्वसन दर की मंद हो जाती है। अब बाह्य कारकों की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सबसे पहले है तापमान। श्वसन की दर पर तापमान का गहरा प्रभाव पड़ता है। सामान्यतः एक निश्चित सीमा अर्थात 0 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री की रेंज में तापमान बढ़ने पर श्वसन दर में लगातार वृद्धि होती है, और इस सीमा के अंतर्गत श्वसन दर में वृद्धि वॉन्टॉफ के नियम के अनुसार होती है। इसके अनुसार प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि पर लगभग श्वसन दर 2 गुना हो जाती है, जिसे हम Q10 बराबर 2 के नियम से जानते हैं। और 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर एंजाइम विकृत होने लगते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। अधिक तापमान पर प्रोटीन विकृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एंजाइम की क्रियाविधि प्रभावित होती है, जिससे श्वसन दर भी मंद होने लगती है। यहाँ पर आप इस ग्राफ के अंतर्गत देख रहे हैं, ज्यों ज्यों तापमान बढ़ोतरी हो रही है वैसे वैसे है जो आप देख रहे हैं कि रेस्पिरेशन की रेट बढ़ रही है, लेकिन एक निश्चित सीमा के पश्चात आफ्टर 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर श्वसन की दर में गिरावट आती है, क्योंकि एंजाइम है जो विकृत होने लग जाते हैं, जिसके फलस्वरूप रेस्पिरेशन रेट घट जाती है। फिर है प्रकाश। प्रकाश की उपस्थिति व अनुपस्थिति दोनों अवस्थाओं में श्वसन क्रिया समान रूप से जारी रहती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रकाश का श्वसन पर कोई डायरेक्ट प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश में वृद्धि से श्वसन दर में वृद्धि की जा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाश इनडायरेक्ट रूप से श्वसन को प्रभावित करता है। प्रकाश श्वसन क्रिया पर हम देखें तो प्रोक्स प्रभाव डालता है। जैसे प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है, जिससे श्वसनाधारों की उपलब्धता बनी रहती है। प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुले रहते हैं, जिससे श्वसन क्रिया हेतु गैसों का विनिमय सुगमता और तीव्रता से होता रहता है तथा श्वसन दर की तीव्रता से होती है। प्रकाश की उपस्थिति में जटिल कार्बोहाइड्रेटों का घुलनशील शर्कराओं में परिवर्तन प्रेरित होता है, जिससे ऑक्सीकरण सुगमता से होता है। और प्रकाश द्वारा तापमान में वृद्धि होती है, जो श्वसन दर को बढ़ाती है। नेक्स्ट है श्वसन को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत ऑक्सीजन। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन अथवा किण्वन की क्रिया होती है। इस प्रकार ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति श्वसन क्रिया की प्रकार का निर्धारण करती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में ऑक्सीजन अपचित हाइड्रोजन ग्राहियों के ऑक्सीकरण में प्रयुक्त होती है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र ऑक्सीजन के प्रति अत्यधिक बंधुता प्रदर्शित करता है, इसलिए अत्यधिक कम ऑक्सीजन सांद्रता पर भी कार्यशील रहता है। ऑक्सीजन की वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर वायु श्वसन संपन्न हो सकता है उसे विलोप बिंदु कहते हैं। इस विलोप बिंदु पर वायवीय अवायवीय दोनों श्वसन साथ साथ संपन्न होते हैं। इस प्रकार वायवीय श्वसन व
वायु श्वसन, इस प्रकार का वायु श्वसन ऑक्सीजन की कमी में भी होता है, लेकिन इस स्थिति में श्वसन दर कम परंतु श्वसन गुणांक का मान इकाई से अधिक होता है। यदि ऑक्सीजन पूर्णतः अनुपलब्ध हो तो कोशिकाओं में केवल अवायवीय श्वसन होने लगता है तथा श्वसन गुणांक का मान अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग स्थिर बनी रहती है। इस कारण से पौधों में प्रकाश संश्लेषण शोषण दर पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु वायुमंडल में CO2 की सांद्रता बढ़ने पर शोषण दर कम हो जाती है। और यदि मृदा में वातन प्रॉपर नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जड़ों व सूक्ष्म जीवों द्वारा निरंतर शोषण के फलस्वरूप मृदा में CO2 की सांद्रता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप जड़ों की शोषण क्रिया मंद हो जाती है तथा ऐसी मृदा में बीजांकुरण भी है जो संदमित हो जाता है। मृदा में CO2 सांद्रता अधिक होने पर जड़ों की वृद्धि भी कम हो जाती है तथा साथ ही साथ खनिज लवणों का अवशोषण भी कम हो जाता है। CO2 की सांद्रता पादपों के वायवीय भागों मुख्य रूप से रंध्रों की गति को प्रभावित करती है। CO2 की अधिक सांद्रता पर अधिकांश पादपों में रंध्र बंद हो जाते हैं, इसके विपरीत कम सांद्रता पर खुल जाते हैं। चूंकि पौधों में गैसों का विनिमय मुख्य रूप से अंदरोदर होता है, इस प्रकार CO2 की अधिक सांद्रता पर रंध्र बंद होने के कारण ऑक्सीजन की अनुपलब्धता के कारण शोषण दर संदमित हो जाती है। CO2 की अधिक सांद्रता पर शोषण दर कम होने के कारण ही फलों को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें ऐसे वातावरण में रखा जाता है जहां CO2 की अधिक सांद्रता हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में डोरमेंसी की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जल जीवद्रियों की उपापचय क्रियाओं के लिए जल आवश्यक घटक है जो विभिन्न पदार्थों के परिवहन, एंजाइम के सक्रियण तथा गैसों के विसरण के लिए माध्यम का कार्य करता है। सामान्यतः पौधों को जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, परंतु पौधों में जल की कमी होने पर शोषण की दर भी कम हो जाती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों में शोषण दर बढ़ जाती है। हॉपकिंस के अनुसार जब कोई पादप ऊतक क्षतिग्रस्त होता है तो उस भाग में शर्करा की मात्रा तेजी से बढ़ती है। शर्करा की मात्रा में वृद्धि के फलस्वरूप शोषण दर अस्थायी रूप से बढ़ जाती है। कुछ समय पश्चात शोषण दर सामान्य हो जाती है। यांत्रिक प्रभाव ओट्स के अनुसार यांत्रिक प्रभाव जैसे पत्तियों को धीरे धीरे रगड़ने पर शोषण दर में तेजी से वृद्धि होती है। पत्तियों का थोड़ा मोड़ने या अन्य प्रकार का यांत्रिक दबाव डालने पर शोषण दर में 20 से 180% तक की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार शोषण दर में होने वाली वृद्धि कुछ दिनों तक बनी रह सकती है, लेकिन लंबे समय तक उद्दीपन जारी रहने पर इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। रासायनिक पदार्थ अनेक रासायनिक पदार्थ जैसे एंजाइम, संदमक, उदाहरण साइनाइड, एजाइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडोएसीटेट आदि तथा संवेदनहारी पदार्थों उदाहरण जैसे क्लोरोफॉर्म, ईथर, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एल्कोलॉइड्स तथा ग्लूकोसाइड्स आदि के प्रभाव का शोषण क्रिया पर अध्ययन किया गया है और ये पाया गया है कि ये पदार्थ है जो शोषण क्रिया दर को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक अल्प मात्रा में ये पदार्थ शोषण दर में वृद्धि करते हैं, परंतु यदि इनकी सांद्रता अधिक हो तो इस शोषण दर में तेजी से गिरावट भी देखने को मिलती है। अकार्बनिक लवण अकार्बनिक लवणों की अधिकता में शोषण दर में वृद्धि होती है। जब किसी पादप ऊतक को जल या तनु लवण विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन में स्थानांतरित किया जाता है तो सामान्य शोषण की तुलना में शोषण दर तेज होती है, जिसे हम सोल्ट रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रदूषक कैडमियम, लेड तथा अन्य भारी खनिज तत्वों का शोषण दर पर संदमक प्रभाव होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा ओजोन आदि की कम सांद्रता पर शोषण दर बढ़ती है, जबकि इनकी उच्च सांद्रता पर शोषण दर पर संदमक प्रभाव होता है। धन्यवाद।